सभी लोग अनम्यूट कर लें। तो इफ देयर इज एनी ऑडियो प्रॉब्लम, तो लेट मी नो, एल्स आई विल ट्राई। आई एम कंटिन्यूइंग दिस। शुड आई कंटिन्यू? यस। ओके। अभिषेक, आपका मीडियम हिंदी है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप हिंदी मीडियम वाला वो देख लेना साथ में। इसका वो तो नहीं है, आप कोई डाउनलोड कर लो पीडीएफ जिसमें हिंदी में लिखा हुआ है। डिस्कशन तो वैसे बाइलिंगुअल होगा, लेकिन क्वेश्चन जो लिखा है वो थोड़ा सा इंग्लिश में। मेरे पास पीडीएफ है, शेयर करूं या रहने दो? शेयर कर दीजिए आप इनको, शुभम है, को। है। शुभम के पास अगर हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। नहीं है सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें बेसिकली दो पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के बारे में पूछा है कि पहले ये अभी मुझे थोड़ा सा ये बताइए आप लोग पेपर देख के कि कौन सा क्वेश्चन हमारे जो पेपर 2 है उसमें क्या क्या टॉपिक है। हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर इन पेपर 2? कैन यू प्लीज लेट नो हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर इन पेपर 2? पॉलिटी, गवर्नेंस, यस, एंड आईआर। एंड दिस इज द रिटन ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ। और मैंने दो चीज छोड़ दिया है जानबूझ के। मैंने हाथ से नहीं देखा था। और बाकी पॉलिसी मेकिंग शायद, You all सोशल जस्टिस। social justice, okay, और सोशल जस्टिस और फिफ्थ वाला याद नहीं आ रहा प्लीज। okay. There are 5 topics in our syllabus in paper 2. Am I audible now? My audio voice quality is good. I think हाँ, it is ठीक stable. है, आज कोई इशू नहीं Okay. है वॉइस क्वालिटी में। Yes. So constitution. There is in paper 2 there are 5 topics. Topic 1 constitution is governance. Third is uh, polity. Fourth is your social justice, and 5 is the international relation. Okay. तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन 1 to 20 दिया हुआ है वो किस किस टॉपिक से आया। यू प्लीज आप म्यूट कर लो, पीसी की आवाज डिस्टर्ब कर रही है और इको आ रहा है। आप लोग म्यूट कर लो, जब आप कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो बता देना, ठीक है? तो हम बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन किसमें है। पहला क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, ये किस टॉपिक से आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नेंस में कि पॉलिटी में कि सोशल जस्टिस में? प्लीज। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस में नहीं आएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा, गवर्नेंस। ठीक है? जब आपको टॉपिक ही नहीं समझ आ रहा, दूसरा क्वेश्चन बताइए। दूसरा क्वेश्चन अभिषेक आप बताइए। दूसरा क्वेश्चन किस टॉपिक पे आएगा? ये अभिषेक आप बताइए। हायर एजुकेशन, हायर जुडिशरी में वुमेन का जो पार्टिसिपेशन होगा, ये क्वेश्चन किस टॉपिक में आएगा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग? कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नेंस में कि पॉलिटी में? एक सेकंड। क्वेश्चन थर्ड आप ट्राई करो। गवर्नेंस में। क्वेश्चन थर्ड आप कह रही हो गवर्नेंस में, ओके। क्वेश्चन थर्ड पॉलिटी में आएगा, गवर्नेंस में नहीं आएगा। क्वेश्चन फोर इट इज विजिबल और नॉट? पॉलिटी। Yes, question 4 is future question of polity. Question 5. Question 5. Group? पॉलिसी मेकिंग गवर्नेंस में। Yes, governance. And question 6. पॉलिटी।
क्वेश्चन 6, वेलफेयर स्टेट है तो गवर्नेंस होगा। गवर्नेंस है, ओके। क्वेश्चन 7, अर्न वाइडली डन। It's a scheme you can cover in polity itself. सोशल जस्टिस या Question 10, question 8. Can the vicious cycle of gender inequality, poverty, malnutrition? गवर्नेंस। Question 8 is governance और सोशल जस्टिस में है ये, जहाँ पे जेंडर इनइक्वलिटी है, पॉवर्टी है, malnutrition है। बेसिकली सोशल जस्टिस और सोसाइटी, ये दोनों टॉपिक्स हैं, दे आर कवर्ड, दे आर वेरी ओवरलैपिंग इन पेपर 1 and पेपर 2. And question 9, if the last few decades were of Asia's growth story, तो ये तो अपने आप ही समझ में आ रहा है कि आयर का टॉपिक, ओके। क्वेश्चन 10 is IR, 11 is 11 क्या है? 11 पॉलिटी होनी चाहिए। सीबीआई क्वेश्चन 11 किसमें रखोगे आप क्वेश्चन 11 को? सीबीआई के बारे में है, तो इसे पॉलिटी है। आप इसको पॉलिटी में भी रख सकते हो और बेसिकली पॉलिटी में रखोगे, गवर्नेंस में तो आई थिंक गवर्नेंस का सेक्शन है ये। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और सीबीआई दोनों गवर्नेंस में है, ठीक है। क्वेश्चन 12, ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट गवर्नेंस, इट्स सोशल जस्टिस बिकॉज वुमेन की बात हो रही है, ओके। क्वेश्चन 13, राइट टू इक्वालिटी, सोशल जस्टिस या पॉलिटी? सोशल जस्टिस। यस यस, पॉलिटी कह सकते हैं, ज़्यादा तो अच्छा रहेगा। पॉलिटी भी ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। सोशल जस्टिस में भी आ जाएगा, मतलब आपका डिपेंड मूड करता है कि जिस पे रखना चाहो, क्योंकि आर्टिकल तो आप इसमें यूज करोगे ही। ओवरलैपिंग है नेचर, इसी वजह से जो सॉल्यूशन आ रहे हैं ना मार्केट में, तो दे आर क्लेमिंग कि हमारे इससे 50 मिला, 70 मिला, 80 मिला। इट्स these numbers are varying because of this, you can't segregate the topic. So in order to be very specific, because today हम सारे 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, so there is a overlapping nature of the paper itself, okay. So this overlapping kind of thing, it is making very much a tough job for any teacher to demarcate a particular question in particular section. तो ये वेरी करता है, तो आपके ऊपर भी वेरी करेगा। क्वेश्चन 15, parliamentary standing committee is a part of polity. Question 16 is digital literacy, okay, social justice का है, तो ये आपका हो गया 17। वुमेन वो लड़का सोशल जस्टिस। अभिषेक आप क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? 17 मैंने हाईलाइट किया है, बताएं। वुमेन है तो सोशल जस्टिस होगा। एग्जैक्टली। क्वेश्चन 18, एनजीओ के बारे में, इट्स अबाउट पॉलिटी। क्वेश्चन 19, एसईओ के बारे में था, तो एसईओ इज एंड 20 इज नेशन ऑकस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था शायद इस बारे में, ऑकस के बारे में, तो इट्स अ पार्ट ऑफ आईआर। तो अब अगर हम ये ब्रेक करना चाहें तो आईआर से लगभग 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, 150 वर्ड्स के। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, ओके। तो मिला के कितना हो गया? 15, 15, 10, 10, कितना हो गया? 60 मार्क्स, 70 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है आईआर से, ओके। इसके बाद में ऐसे ही हम हर सेक्शन का कर सकते हैं, इट्स नॉट आवर जॉब। बेसिकली अब हम बात करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो पॉलिटी वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पॉलिटी वाले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, 14 फाइनेंस कमीशन के बारे में क्वेश्चन था। तो लेट मी
नो सब आप लोग कुछ आइडिया है व्हाट इज क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट? क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कुछ आइडिया है? उसके बारे में सुना है बट एक होता है ना कि अपन वर्ड्स में लिख सकें, वैसा उसी के बारे में भी नहीं है। और डिस्कशन का मजा तभी आएगा जब सभी लोगों को मतलब पता होना चाहिए कि हमारा एजेंडा क्या है। आपने कुछ टाइप ही नहीं किया क्वेश्चन थर्ड या फोर्थ? कुछ तो ट्राई करना चाहिए। आई थिंक पॉलिटी लक्ष्मीकांत तो सभी पढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों को कुछ तो आइडिया होना चाहिए। बताएं क्वेश्चन थर्ड में क्या लिखें, क्या स्टार्ट करेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, यू डोंट हैव आइडिया, देन लाइन क्या लिखोगे आप इसमें? बताएं 45 क्या लिखेंगे इसके अलावा? शो नहीं हो रहा स्क्रीन पर, और पेपर मैंने पता नहीं कहाँ रखा है। क्वेश्चन थर्ड, आई थिंक दिस इज क्वेश्चन थर्ड। अब सो कौन हो रहा है 14 फाइनेंस मिशन के बारे में? जी, इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखेंगे इस पे बताएं आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया होगा आपका? जो रेड से मार्क्ड है उस क्वेश्चन में क्या अप्रोच होगा आपका, बताएं। बताएं आरती, अभिषेक आप बताएं, कुछ कुछ तो आइडिया होगा आप लोगों को? कुछ भी आइडिया नहीं है? फिनांस कमीशन के बारे में पता है बट 14th फिनांस कमीशन में क्या क्या लाया गया वो याद नहीं है। 14th फाइनेंस कमीशन में क्वेश्चन ये है कि हाउ हैज द रिकमेंडेशन ऑफ द 14th। यहाँ पहले तो ये मार्क करना जरूरी है कि सर पूछा कि हाउ कैसे ये कम कर रहा है, ठीक है, तो हाउ इज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो डायरेक्टिव वर्ड है वो हाउ है। हाउ हैव द रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इनेबल द स्टेट टू इम्प्रूव द फिस्कल पोजीशन। तो हमारे यहाँ पे कीवर्ड्स क्या क्या है इसमें जो इस बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और इसको मैं ओपन विथ कर देता हूँ। इसमें लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, तो मैं इसको कैसे करूँ? एक मिनट, एक मिनट, हाँ बस एक मिनट। ये टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा सा रीडर चेंज कर दूँ, बस दिक्कत हो रही है इसमें। वेट यार, ये क्या डाउनलोड एंड if I have downloaded this download section, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये क्वेश्चन डाउनलोड हो गया। एक्चुअली वो जो रीडर है उसमें कमेंट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें पेन चले। तो ये डाउनलोड हो गया यहाँ पे पेपर टू। अरे यार, क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड में जो हमारा कीवर्ड है तो ये है क्वेश्चन हमारा 14 फाइनेंस की रिकमेंडेशन क्या क्या हुआ था। इसको क्या हो गया, यहाँ ड्रा और नोट करने का ऑप्शन कहाँ गया? नोटेशन ड्रा, ओके, नाउ कैन ड्रा क्वेश्चन दिस। ये होगा। तो इसमें क्या क्या है क्वेश्चन जो की डायरेक्टिव है इस क्वेश्चन में, सबको हम हटाते हैं। ये है रिकमेंडेशन पूछा है, और आई थिंक थोड़े से बड़ा करो, बड़ा नहीं तो थोड़ा बड़ा करो। तो क्वेश्चन जो है उसमें एक तो रिकमेंडेशन पूछा है कि रिकमेंडेशन क्या है,
और फिजिकल पोजीशन के बारे में कुछ बताया गया है, मतलब कि फिजिकल पोजीशन कैसी होगी उसके बारे में आपको बेसिकली नोट करना है। तो चलिए इसको हम थोड़ा साइड में जगह दो भाई, ये है साइड में जगह, और यहाँ पे आते हैं हम, साइड में जगह है यहाँ। तो यहाँ पे की डायरेक्टिव्स क्या क्या है? एक तो जैसे ही फाइनेंस कमीशन की बात आती है तो वैसे एक आर्टिकल को लिख लेना है, आर्टिकल 280। ठीक है, आर्टिकल 280 क्या बताता है? इट इज वेरी constituted by the president of India under Article 28 of the Constitution. It's basically it's give a recommendation on the distribution of tax. Okay, ये टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। तो बेसिकली हमारा जो 14th फाइनेंस कमीशन रहा होगा, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 280 में इनको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस के बारे में बताता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस के बारे में बताता है वो, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो मेन काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू को, टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनियन और स्टेट के बीच में, और स्टेट के बीच में भी कैसे जो टैक्सेस का रेवेन्यू है, टैक्स जो मिला है रेवेन्यू के रूप में, उसका कैसे डिवीजन होगा, इसके लिए फॉर्मूला बताएगा। 14th फाइनेंस कमीशन स्पेशली ये था कि इसने डिवोल्यूशन जो आप लोगों ने करंट तो पढ़ा है ना, आई थिंक करंट, और तो करंट में 14th फाइनेंस कमीशन की जो एनके सिंह कमेटी थी, जो उसके रिकमेंडेशन है वो तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। बस वही हमारे पास, मतलब वही आइडिया है, इसका और कुछ है नहीं। तो 14th फाइनेंस कमीशन में 14th फाइनेंस कमीशन में उन्होंने क्या किया? डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस की बात किया। जो डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस है, उन्होंने कहा कि जो 32% से बढ़ा के 42% कर दिया जाए। कहा था नहीं, कहा था ये बात? तो 10% का एक्स्ट्रा चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। तो जो फिर 1% increase। पहले उनको 100 में 32 रुपये मिल रहा था, अब 100 में उनको 42 रुपये मिलेगा, तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ेगी घटेगी? ऑफकोर्स बढ़ने वाली है। हाँ। तो एक, तो यहाँ से एक चीज हो गया कि आपका जो फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वॉइस हो रहा है। वो इंक्रीज हुआ। दूसरी बात वो क्या कर रहे हैं कि ग्रांट इन एड जो था पहले, ग्रांट इन एड स्टेट को दिया था, उन्होंने कहा कि इस ग्रांट इन एड को घटा दो। 14 फाइनेंस कमीशन की जो सेकंड रिकमेंडेशन है वो क्या है कि जो ग्रांट इन एड है उसको घटा दो। ठीक, उसके बाद तीसरा उनका रिकमेंडेशन क्या था? तीसरा रिकमेंडेशन है, आई थिंक आप लोग पढ़ा बिल्कुल नहीं है लग रहा है। जो तीसरी रिकमेंडेशन है वो है कि जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी उनको सेंटर, जो हमारे पास 3 टाइप की स्कीम होती हैं। एक क्या होती है? सेंट्रल 100%, जिसमें 100% जो ग्रांट होता है वो सेंटर रहता है। दूसरी स्कीम क्या होती है? इसको जो ये सेंटर की होती है, एक सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर पैसे देते हैं, और तीसरा एक स्टेट की स्कीम होती है। तो इन्होंने ये कहा कि आप डिवोल्यूशन में पैसे तो बढ़ गए हैं, तो जो सेंटर की स्कीम है सीएसएस वाली, उन स्कीम को क्या करना है? उन स्कीम को हमें डीलिंग कर देना है, किससे? जो सेंटर के सपोर्ट से है, क्योंकि स्टेट अब जो है उनके पास में शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उनके पास 10% पैसे बढ़ के आ रहे हैं। ओके, फोर्थ रिकमेंडेशन की क्या थी? यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना? बस वॉइस बीच बीच में अटक जा रही है, ऐसा लग रहा है शायद नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके, अब सही है? ठीक है। अब ओके, हमारे पास रिकमेंडेशन आ गई। और चौथी रिकमेंडेशन क्या थी इनकी? इनका चौथा रिकमेंडेशन है कि अगर आप लोगों ने थोड़ा सा बैलेंसिंग व्हील
ये आना चाहिए था उसमें, मतलब ये आंसर में ये की टर्म आना चाहिए, बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। ये ये चौथी रिकमेंडेशन थी उनकी। मतलब इसमें क्या होगा कि स्टेट जो है उनको बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए कि वो अपनी एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज अपनी तय कर पाए। होता क्या कि पहले टाइट फंड पैसे आता था, तो कुछ स्टेट का ये दावा था कि हम अपने मन से पैसे खर्च नहीं कर पाते। कई बार हमारे पास पैसे होते हैं लेकिन वो, जैसे मैंने कह दिया कि आज पेपर 2 में ही डिस्कशन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, और हमें कल ही मेरा पेपर मान लीजिए हो और पेपर 3 हमें देना हो, तो हम पेपर 3 डिस्कस नहीं करेंगे, पेपर 2 ही डिस्कस करेंगे। तो जैसा पैसे था, अगर नरेगा का फंड है तो सिर्फ नरेगा में ही खर्च होगा, और वहां पे चाहे कैलेमिटी आ जाए चाहे कुछ आ जाए तो उस पर खर्च नहीं कर सकते थे। तो नाउ स्टेट आर डिमांडिंग कि स्टेट फाइनेंस कमीशन एक्चुअली सेड it's recommended that state much states should get much autonomy in deciding their expenditure priorities, or this will increase the spirit of the balancing wheel of fiscal federalism। तो ये वर्ड है, मैंने भी हाईलाइट किया है, बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। ये उनका फोर्थ रिकमेंडेशन रहा है। ठीक है, तो अराउंड आपके पास 4-5 पॉइंट आपके इसके आ गए। क्वेश्चन अगर फिर से हम ध्यान दें तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रिकॉल कि फाइनेंस कमीशन जो है उस पैसे मतलब किस तरीके से स्टेट स्टेट को प्रमोट कर रहा है, स्टेट को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे रहा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने के लिए आप ये 4-5 रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन का बता दो और इस तरीके से आप सम अप कर सकते हो, तो आपके पास 10 मार्क में ये ठीक ठाक क्वेश्चन है और 150 वर्ड लिख दोगे इतने में आराम से। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। यहाँ कोई इशू किसी को कुछ भी? आपको 1 2 3 4 5 रिकमेंडेशन बताना था और लास्ट में एक कंक्लूडिंग रिमार्क देना था कि बाय दिस इज दिस सेंटर हैज गिवन लेसर देयर अमाउंट एंड increment of the total share of the state is increasing by this 40 finance sponsor. So basically, by doing these things, they can prioritize their work, they can prioritize their schemes, they can prioritize their job work and anything, and they do have a kind of a fiscal federalism, fiscal cooperation, and the federal cooperative federalism can be inculcated as it is mandated in the our constitution, and our prime minister is also saying the same thing. So we can conclude by doing saying this thing. Okay, अब आगे बढ़े। हाँ। नाउ क्वेश्चन नंबर, हम बात करते हैं पॉलिटी में दूसरा क्वेश्चन कौन सा है जो हम इसको लेंगे आज। वो दूसरा क्वेश्चन है कि besides being a moral imperative of welfare state, primary health sector is a necessary precondition for sustainable development। ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6? चलो भाई भी क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ठीक है, अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और इसमें अब हम बात करते हैं ड्रॉ की। ठीक है, इसमें जो की क्वेश्चन जो क्वेश्चन का जो की डिमांड है वो क्या है? पहले क्वेश्चन को देखिए और इनमें से 1 मिनट लगाइए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। बताएं इसमें क्या कीवर्ड क्या है और ये पूछा क्या जा रहा है। तो बेसिकली इसमें जो डायरेक्टिव वर्ड है वो क्या है? डायरेक्टिव वर्ड स्ट्रक्चर, वेलफेयर स्टेट, एनालाइज। हमें एनालाइज करना है। पहला डिमांड तो ये है कि हमें एनालाइज करना है। ठीक है, तो पहला ये है कि हमें एनालाइज करना है, और जो डिमांड है क्या है कि बिसाइड बीइंग अ मोरल इंपेरेटिव ऑफ द वेलफेयर स्टेट, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर जो है, तो हमें क्या है कि नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारा जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट है। ठीक है, तो मोरल इंपेरेटिव है, हेल्थ स्ट्रक्चर इज ए नेसेसरी प्री कंडीशन है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, एक वेलफेयर स्टेट है ये क्लेम कर रहा है, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो
नेसेसरी है। तो मेन डायरेक्टिव वर्ड ये है, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर। ओके। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें जो कीवर्ड हमने देख लिया है, उस कीवर्ड से अगर हम बात आगे बढ़ाएं तो हमें क्या क्या चीज मिला है और क्या क्या मुझे सॉल्व करना है। ठीक है। तो जो हमें सॉल्व करना है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। नोटेशन आता है, और नोटेशन नहीं, ये है व्यू नो ड्रा। यहाँ से थोड़ा सा इसको हम ड्रा करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पॉइंट हमारा पहला का ये है क्या है कि हमारा जो स्टेट है वेलफेयर स्टेट है। ओके। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है सिटीजन की, उसको प्रोवाइड, प्रोटेक्ट और डेवलप करना है। जो ये कंडीशन है उनको प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्ट करना है, और क्या करना है? डेवलप। इस प्रोटेक्शन के बाद उसको फाइनली डेवलप करना है। और वेलफेयर स्टेट है, ये बात कहाँ लिखा हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? बताएं। डीपीएससी में। यस, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 48। आर्टिकल याद नहीं है। मेंस में वैसे भी आर्टिकल लिखने का बहुत स्कोप नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने लिख लिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। वेलफेयर स्टेट है, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। वेलफेयर स्टेट बेसिकली 42 की बात करें या 47 की बात करें तो उसमें ये दो आर्टिकल हैं, वो स्पेसिफिकली बताते हैं कि हमारे स्टेट का नेचर कैसा होगा। ठीक है। अभी स्टेट का जो नेचर है वो जो स्टेट का नेचर है वो कैसा होगा इसके बारे में बताता है। आर्टिकल 42 अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने है, कॉन्स्टिट्यूशन रखा है आप लोगों ने, ये बक्सी 42 ये बताता है कि प्रोविजन फॉर जस्ट और ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी लीव। अब 47 जो है वो बताता है किसके लिए? 47 बताता है कि ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ मिनिमम न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। अब यहाँ पे मतलब आर्टिकल वैसे स्टार्ट का 36 टू 51 स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ दो आर्टिकल को ही ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो डिमांड है क्वेश्चन की, वो मेन डिमांड है प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर की। ओके। जो प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर है ये इसकी मेन डिमांड है। ठीक है, क्वेश्चन की। तो ये वाला सेक्शन प्राइमरी हेल्थ आता है आपके दो आर्टिकल से, आर्टिकल 42 और आर्टिकल 47। ओके। आर्टिकल 42 और आर्टिकल 47 दोनों में ये बातें कही जाती है। तो आपको एसीसी दिखाना है और ये दिखाना है कि 42 और 47 में कैसे इंटरलिंक्ड, कैसे हमने आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें खुद प्रोवाइड किया है। तो डीपीएसपी में आर्टिकल 47 जो है वो रेज ऑफ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ, आर्टिकल 42 ऑफ मैंडेटरी रिलीफ, it will create constitutional obligation on a state to provide accessible primary health structure। ये ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर। ओके। दूसरा क्या है कि ये कह रहा था कि विशेष साइकिल है पॉवर्टी का, क्योंकि अगर आपको याद हो, कहते हैं कि कमाई अठन्नी खर्चा रुपया टाइप का, मतलब कमाई कमाई चवन्नी खर्चा रुपया, कुछ ऐसा कुछ डायलॉग है ना हिंदी मूवीज में। मतलब यू आर गेटिंग ओनली 25 पैसे, अर्निंग ओनली 25 पैसे, एंड यू आर spending more than rupees, that means your out of pocket expenditure जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए हमें सरकार ने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें इसको अभी इसमें लिख देना है। ठीक है। और हमारे लिए कौन सी स्कीम आई है? आयुष्मान। ठीक है। आयुष्मान स्कीम के बारे में थोड़ा सा इसमें लिखना है। प्राइमरी हेल्थ जो है वो एक सर्जन की नेसेसरी भी है। अगर वो स्वस्थ नहीं रहेंगे तो उनके लिवलीहुड और उनकी डिग्निटी, ये दोनों मेंटेन नहीं हो पाएंगे। और डिग्निटी और ह्यूमन हेल्थ जो है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट भी है किसी के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट होने के लिए। ये हमारे आर्टिकल 21 में भी आता है।
हिस्टोरिकल जो मार्जिनलाइज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप है वोमेन है सोसाइटी में, दे आर द मोरल इम्परेटिव ऑन द स्टेट टू प्रोवाइड करेक्टिव एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये तो इनका मतलब जो वीकर सेक्शन है उसके लिए तो बाकायदे हर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। तो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, वोमेन है सोसाइटी में, ये सारे मोरल इम्परेटिव स्टेट को जो वेलफेयर स्टेट होने के लिए जरूरी भी है। ठीक है। फिर क्या है कि प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर में वो नेसेसरी प्री कंडीशन क्या है। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट पूछ रहा है, अगर आप ध्यान से दें तो सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जब हम हेल्थ को सही करेंगे, मतलब प्राइमरी हेल्थ को करेंगे, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पाएंगे। ये एनालाइज करना है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि विदाउट एन इफेक्टिव प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ इंश्योरिंग हेल्दी लाइफ एंड प्रमोशन ऑफ वेलबींग फॉर ऑल क्या है, इम्पॉसिबल है। अगर हम स्वस्थ ही नहीं होंगे तो ये सब सपने हैं ना, ख्याली पुलाव है। हेल्दी लाइफ और प्रमोशन ऑफ वेलबींग जो 42 और 47 बात कर रहे हैं। जो गोल ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है वो बेसिकली क्या चाहता है कि एक रोबस्ट प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ट्रॉपिकल है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हो गए, ये सब बढ़ेंगे क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इन सारे इन जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ट्रॉपिकल और वेक्टर बॉर्न डिजीज बढ़ेंगे, तो उनसे वायरस के बढ़ने का खतरा होगा, इंसेक्ट के बढ़ने का खतरा होगा, बीमारियां होंगी। इसमें प्राइमरी हेल्थ जो स्ट्रक्चर है वो उसका स्ट्रांग होना जरूरी है, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पाएंगे। अगर डेवलपमेंट सिर्फ लाइफस्टाइल मतलब जैसे जैसे हम डेवलप होते जा रहे हैं, लेट नाइट तक पढ़ना, लेट नाइट तक जागना, हेक्टिक शेड्यूल, तो इस तरीके से हमारे जो डिजीज हैं, लाइफस्टाइल डिजीज भी बढ़ती जा रही हैं। तो डेवलपमेंट इज आल्सो क्रिएटिंग लाइफस्टाइल डिजीज एंड रैपिड स्केल। तो देयर मैनेजमेंट रिक्वायर्स अ वर्किंग ग्राउंड लेवल फंक्शनिंग इन प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर। होता नहीं है जहाँ तक। तो प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर के बारे में इस तरीके से हमें 3-4 पॉइंट लिखना है और बाद में कंक्लूड कर देना है कि हेल्थ इज अ फंडामेंटल टू डेवलपमेंट। और लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो हर साल बढ़ रही है। 20th सेंचुरी बाई लीव्स, 21st सेंचुरी में जो है वो इनइक्वालिटी को और भी कम करना है, तो हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि हम अपने सस्टेनेबल और मोरल ग्रोथ को अचीव कर पाए। ओके, कोई इशू? नहीं। आप अकेले रहे हो क्या? आज कोई आया नहीं वैसे। ठीक है, अब बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो पेज नंबर किस पे है? 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और आप बताएं कि किसके अप्रोच क्या क्या करना है इसमें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और अप्रोच क्या क्या होगी। क्वेश्चन 17, दो वुमेन इन द पोस्ट मिलेनियम, they have excelled in various field of social attitude towards the feminist movement has been patriarchal. Apart from women education and women empowerment of scheme, what intervention can help change this milieu? ये 250 वर्ड का क्वेश्चन है और मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एनालिसिस का स्कोप है। आप कौन कौन से पॉइंट इसमें रखना चाहोगे? बताओ इसमें क्या क्या होगा। इसमें तो कुछ मतलब नॉलेज ऐसा नहीं चाहिए, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 1 मिनट का क्वेश्चन टाइम लीजिए, फ्रेम करिए, बताइए इसमें क्या कीवर्ड है, पूछ क्या रहा है और लिखोगे क्या। मतलब कहाँ से स्टार्ट करोगे आप लोग और क्या कंक्लूड करोगे, बताएं। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? और गेटिंग क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम? नहीं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। बताएं इसमें कीवर्ड क्या है। नाउ यू ऐसा करो कि आप शेयर करो अपना स्क्रीन, ठीक है, और उसमें की पॉइंट लिखो कि क्या क्या की पॉइंट आप लिख पा रहे हो। अभी तो मैं वैसा नहीं कर पाऊंगी। इसे कॉपी करो।
बताइए अच्छा क्वेश्चन में क्या डिमांड, क्या है क्वेश्चन की, क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है? चलिए यही बताइए। आरती आप बताएं, व्हाट इज डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आप जो बोलोगे मैं वही लिखूंगा, ठीक है। डिमांड क्या है क्वेश्चन की, व्हाट इज डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। न्यू आइडियाज देने, अ, जो स्कीम्स चल रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसके आगे और क्या किया जाए कि वो जो इक्वालिटी है वो आ पाए। क्योंकि ट्राई तो करते हैं इक्वालिटी के लिए मगर वो आ नहीं पाती, उसमें पैट्रियार्कल कहीं ना कहीं वो सिस्टम आ ही जाता है। हम्म। इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में बहुत सारी, मतलब जैसे इंडिपेंडेंस मिली है तो बहुत सारी लड़कियों ने, बहुत सारी वोमेन ने बहुत सारी फील्ड में एक्सीलेंट किया है। सानिया मिर्जा हो गई, बहुत सारी ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, लता मंगेशकर जी हो गई, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ अपने फील्ड में अचीव किया है। लेकिन जो सोशल एटीट्यूड है वो आज भी वही का वही रहा है। जो सोशल एटीट्यूड है वो आजकल वही, अब अभी भी वही का वही है। उसमें मार्जिनल इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो जो सोशल एटीट्यूड है हमारा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये सोशल एटीट्यूड दो टाइप का हो सकता था, या मैट्रियार्कल होता था या पैट्रियार्कल होता था। तो इसमें ज्यादातर ये पैट्रियार्कल रहा है, ये क्लेम है उसका, ठीक है। हम्म। वो ये कह रहा है कि हमने पढ़ाई लिखाई की बातें तो कर दी, वुमेन एजुकेशन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट भी है, और क्या इंटरवेंशन है जो इस कमजोरी को, इस मिलेव को खत्म किया जा सकता है। मतलब एजुकेशन और एम्पावरमेंट स्कीम तो आप बताओगे ही, एजुकेशन पे बात करेंगे और वुमेन एम्पावरमेंट में दूसरी स्कीम की बात कर लेंगे। इसके अलावा कौन से ऐसे इंटरवेंशन है जो इस मेलेव को खत्म करेगा, ये क्वेश्चन की जो डिमांड है। मतलब उसने दिया क्या क्या, इसने खुद अपने से माना है, राइटर ने, क्वेश्चन पूछने वाले ने ये खुद माना है कि पोस्ट इंडिया में लड़कियों की स्थिति बढ़ी तो है, लेकिन आज भी जो एटीट्यूड है वो वुमेन के लिए वैसा ही रहा है, पेट्रियार्कल ही रहा है। इसको खत्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आप कौन कौन से इंटरवेंशन सजेस्ट करोगे। तो बेसिकली आपको अपने आइडियाज को लिखना है। तो आप बताओ कि इसमें क्या क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बताओ इसमें क्या क्या लिखना है, मतलब कैसे स्टार्ट करोगे। ये खुद कह रहा है कि मार्जिनल इम्प्रूवमेंट हुआ है, पैट्रियार्की एक बड़ी प्रॉब्लम तभी भी थी अभी भी है, इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इंटरवेंशन हो सकता है। कैसे स्टार्ट कि we can quote like status of women in post independent India. It is continuously changed with changing socio-economic and political realities. ये जो चेंज है इसके कुछ एक्सटर्नल एजेंट रहे होंगे। एक्सटर्नल एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट का चेंज तो होना हुआ है ना, चेंज पहले से भी हुआ है। मतलब अभी क्या है, एजुकेशन बढ़ा है, एजुकेशन लेवल बढ़ा है, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ा हुआ है, एम्पावरमेंट और भी हुई है। अभी सर्टेन 3-4 अमेंडमेंट तो ऐसे हुए हैं जो, 3-4 केसेस जैसे कि अभी हाल ही में अ, खासकर मुस्लिम वुमेन्स के लिए अ, निकाह हलाला, और जो अभी हाल ही में उनको रिकॉग्निशन मिली है, मीन्स लैंड प्रॉपर्टी में उनको जो राइट मिली हुई है। हिंदू मैरिज एक्ट में भी उनको, इक्वल सक्सेशन एक्ट में भी सुधार हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे जो चेंजेस हुए हैं जो वुमेन सेंट्रिक हैं, पूरे पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट हुआ है, ठीक है। और जो गिग इकॉनमी है और जो अदर इकॉनमी है, अदर सेक्टर ऑफ द इकॉनमी, उसमें भी वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। वुमेन लाइक कल्पना चावला, सिंधु ताई सागपाल, किरण माजुमदार शाह, इन्होंने सोशल वर्क में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत कुछ अचीव किया है। सबरीमाला कंट्रोवर्सी अगर आपको याद हो, और ट्रिपल तलाक, पीक्यू और सबरीमाला, ये दोनों केस ऐसे थे जो मतलब एटीट्यूड को चेंज किए हैं।
they have highlighted the patriarchal barrier to women empowerment. It is remain deeply entrenched in society. तो बेसिकली हमें इस इशू पे ट्रिपल तलाक और सबरीमाला को बेस बना के आंसर को आगे हाईलाइट करना है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, टेक स्क्रीन शॉट बेटा। तो आप यहाँ पे इन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। इसके बाद में जो कि स्क्रीन छोटी है, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो अभी स्टार्ट करो कि एजुकेशन और गवर्नमेंट स्कीम जो है, इससे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि इससे ये तो खुद माना है कि इससे चेंजेस हुए हैं। अलग अलग जैसे जो इंटरवेंशंस हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, दूसरा हो सकता है पब्लिक सेफ्टी। ठीक, तीसरा हो सकता है फैमिली वैल्यूज। फैमिली वैल्यूज। ठीक, इसके अलावा हो सकता है चौथा, अगर हमें करना हो तो जेंडर इक्वलिटी। पांचवा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जैसे क्रोच हाउसेस बनाना, जैसे सी बॉक्स का होना, जैसे एम्पावरमेंट स्कीम्स का आना। ठीक है, जैसे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं जिनमें जेंडर इंक्लूजन, जैसे स्पेशली इन पुलिस। इस एडमिनिस्ट्रेशन में हम कह सकते हैं पुलिसिंग जो है, पुलिस में लड़कियों को ज़्यादा, अगर लड़कियां आएंगी तो जिनके साथ में मोलेस्टेशन या रेप ऐसी चीज़ होंगी, लड़कियों को लड़कियों से बताने में दिक्कत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस का स्ट्रेंथ बढ़ना। ठीक है, तो ज़्यादा जजेस होंगी सुप्रीम कोर्ट में, मतलब सबसे, मतलब इट्स वेरी सैड बिजार अफेयर ऑफ स्टेट कि अपने सुप्रीम कोर्ट में लेस देन 1% वोमेन है एज जज। तो अगर अभी सिंगल स्ट्रोक में इनको 5 जजेस को प्रमोट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो ये क्या दिखा रहा है कि आपकी जो पैट्रियार्की है उसे थोड़ा चेंज एटीट्यूड है। They can de-emphasize the culture of violence in public life. They can create a popular culture of cinema, music, other cultural activity. इनमें जो चेंजिंग एटीट्यूड है, वो उनके एटीट्यूड को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। जैसे कुछ मूवीज पिछले साल की आई हुई है, पिछले 2-3 साल में, एक सेक्रेट सुपरस्टार है, दंगल है। ये मूवीज ने क्या दिखाया है कि हीरोइन ही मेन कुछ रीडिंग रोल है। साउथ की जो मूवीज हैं उनमें वोमेन का जो रोल होता है वो ज़्यादा, मतलब वेल एक्सप्लेन होता है। तो बेसिकली वो क्या, हर मतलब पैट्रियार्की को चेंज करता है। तो एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट स्कीम्स आर नेसेसरी टू सपोर्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट, बट इशूज आर हिंडरिंग जेंडर इक्वलिटी इन इंडिया। इट रिक्वायर मोर फंडामेंटल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। तो हमें ये नहीं मानना है कि बस लड़की लड़की क्या कि आपने उनको छोड़ दिया, बल्कि हमें उनको भी अ, अभी भी सिस्टम है, लड़की को हमेशा ब्यूटीफाई किया जाएगा। मतलब लड़की, अगर एक ऑफिसर, वुमेन ऑफिसर बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छी है, तो ज़्यादातर उसकी बात जो करेंगे वो ज़्यादातर उसकी बॉडी के बारे में बताएंगे कि वो सुंदर है, ऐसे है, बेबी ब्यूटी। मतलब हम उनको ब्यूटी एग्जिम्प्लीफाई करते हैं। कुछ जो वुमेन ऑफिसर्स हैं, तो ऐसे एक सोसाइटी में ये एटीट्यूड होता है कि उनके काम के लिए उनको सराहा नहीं जा रहा, बल्कि उनके ब्यूटीफुल होने के लिए, ज़्यादा स्मार्ट होने के लिए दिखाया जा रहा है। कुछ लोगों ने काफी एक्सेल भी किया है इस मामले में, कुछ लोगों ने कोर्ट में भी रिपोर्ट किया है। खासकर मीडिया जिस वे में उनको प्रोजेक्ट करती है, लाइक दे आर ग्लैमराइजिंग, दे आर नॉट रिपोर्टिंग देयर एक्चुअल वर्क, दे आर रादर emphasizing and making them like बॉलीवुड स्टार एंड समथिंग लाइक दैट। तो उनको ब्यूटीफाई किया जा रहा है, जो ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिफिकेशन जो है उसको रोका जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिफिकेशन जो है उसको रोका जाना चाहिए। ठीक है, तो, तो आपकी जो साइकोलॉजी
एक वोमेन जो साइकोलॉजिकल जो एटीट्यूड है उसको थोड़ा चेंज किया जाना चाहिए। और ये सारे चेंजेस कैसे आ सकते हैं? इफ वी कैन मेक अ मूवीज लाइक ये सुपर दंगल है या सुपरस्टार है, अगर इस तरीके में आएंगी तो इसमें होगा कि लड़कियों का जो इक्विपमेंट है उन लड़कों से कम नहीं है। तो एक एटीट्यूड आ जाएगा सोसाइटी में, और वो एटीट्यूड जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हेल्प करेगा। तो इस वे में हम 7-8 पॉइंट को इनिशिएट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेफ्टी, फैमिली वैल्यूज, और some schemes, gender equality at work, some like sea boxes and other creches houses, और वुमेन हाइजीन की बात। वुमेन हाइजीन हाइजीन को लेके एक बड़ा टैबू है। हाइजीन जो है वुमेन की मीन्स जो एक नेचुरल प्रोसेस है। वुमेन मतलब बेसिकली अगर हम बताएं इसमें तो जो सबसे बड़ा है वो यही है कि लेट मी टेक स्क्रीनशॉट एंड डिलीट इट। ओके, तो जो सबसे बड़ा इसमें आप इम्फेसाइज कर सकते हो, यही हो सकते हो कि ही और सी में डिफरेंस क्या है। बेसिकली एक ही डिफरेंस है ना। अगर लड़क बट बेबी बियर करने की बात करें तो सिर्फ एक स्पेशल फीचर इस इनके अंदर में है, और सब कुछ क्या हो सकता है। लेकिन हमें क्या होता है कि ये बेबी बियर कर सकती है, हम इनको एग्जेम्पलीफाई करते हैं। फिर इन उसके बदले में जो एग्जेम्पलीफाई करेंगे उसके बदले में हम इनसे इनको मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का, या इनको पढ़ाई में मतलब बेबी बियर करने के बाद में बेबी को केयर करना, बेबी को आगे बढ़ाना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। ये हमारे एटीट्यूड को दिखाता है। इसको अगर हम चेंज करें कि ठीक है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, बेबी बियर हो गया, लेकिन उसके आगे की जो फैसिलिटीज हैं, आगे की जो केयरिंग है, इट कैन बी 50-50। मीन्स आप 1 वीक में 3 डेज लड़की बच्चे का देखभाल करेगी, 3 डेज लड़का देखभाल करेगा, तो पार्टीशन ऑफ द लेबर हो जाएगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ एटीट्यूड, एंड वेस्टर्न कंट्रीज आर डूइंग दिस। वेस्टर्न कंट्री में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडियन ट्रेडिशन हमारी जो सोसाइटी में अभी भी ये इशू है। तो ये क्वेश्चन इसी बात को लेके है कि हमारा जो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए और क्या इंटरवेंशन हो सकते हैं। इस तरीके से इसको आपको 250 वर्ड में लिखना है, यही 7-8 पॉइंट में हो सकता था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आप करेंगे? नाउ क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, कैन सिविल सोसाइटी एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा उसमें कुछ कुछ पूछना है क्या? नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, ये बोरिंग तो नहीं लग रहा है? वैसे ही बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना वैसे ही बोरिंग लगता है। 11 बजे यार। ओके, क्वेश्चन 18 में हम बात करते हैं। क्वेश्चन 18 में कैसे डिस्कस करेंगे हम? क्वेश्चन 18 में क्या हो सकता है? क्वेश्चन 18 आप लोग भी ट्राई करो। कैन सिविल सोसाइटी एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी टू बेनिफिट द कॉमन सिटीजन? डिस्कस द चैलेंज ऑफ दिस अल्टरनेटिव मॉडल। ये 250 वर्ड का है। क्वेश्चन ये है कि जो सिविल सोसाइटी है और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी के मॉडल को चेंज कर सकते हैं क्या, और वो कॉमन सिटीजन को बेनिफिट हो। और अगर अगर कर सकते हैं तो चैलेंजेस क्या क्या हैं और उसके क्या क्या अल्टरनेटिव मॉडल्स हैं। तो सिविल सोसाइटी का रोल ऑफ सिविल सोसाइटी हमारे सिलेबस में है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी था, और हर साल एनजीओ से क्वेश्चन आता है, इस साल भी क्वेश्चन आया एनजीओ से। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर रिफरली दे आर सेपरेट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड बिजनेस। तो ना तो पहले आप लोग बताएं फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बताएं इसमें कीवर्ड क्या है क्वेश्चन में, व्हाट इज द कीवर्ड? क्वेश्चन का पहला कीवर्ड क्या है बताएं। एनजीओ। अभिषेक आप बताएं। अभिषेक, आरती आप भी बताओ, अभिषेक नहीं बोल रहे हैं। इसमें जो कीवर्ड है वो है पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ओके, की दूसरा है एनजीओ,
सिविल सोसाइटी, और क्या है कि हमें चैलेंजेस, और इसका एक अल्टरनेटिव मॉडल देना है। ओके, तो हमें ये 5 कीवर्ड्स हैं। पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बढ़ाना है, नॉन एनजीओ और सिविल सोसाइटी किसके अल्टरनेटिव में, पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात अभी जो गवर्नमेंट दे रही है उसके लिए एनजीओ और सिविल सोसाइटी करें, और अगर ये करें तो चैलेंजेस क्या क्या है, और इसका कोई अल्टरनेटिव मॉडल है तो बताएं। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले थोड़ा स्पेस बना लें तो अच्छा रहेगा। यस, तो हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट, मतलब क्वेश्चन के ये पार्ट होंगे, इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा बॉडी होगा, तीसरा क्या होगा, बॉडी के अंदर हम क्वेश्चन के 3, मतलब क्वेश्चन का एक पहला जो पार्ट है वो बता रहा है कि रोल के बारे में बताना है एनजीओ और उसके। जो दूसरा पार्ट है वो चैलेंजेस के बारे में पूछ रहा है, तीसरा पार्ट है अल्टरनेटिव के बारे में। क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, ये 2 पार्ट अलग अलग हैं और ये दोनों पार्ट जो है एक में है। इसका मतलब है कि अगर ये क्वेश्चन 15 मार्क का है तो ये 7.5 मार्क तो यही हो गया, एंड 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन के ब्रेकअप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन का अपना स्ट्रक्चर है कि क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट हमें करने हैं। तो हम क्वेश्चन का पहला पार्ट डिस्कस करते हैं कि पहले पार्ट में हम इंट्रो कैसे स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रो क्या होगा इसमें, तो इंट्रो में हम स्टार्ट कर सकते हैं कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, दे आर सेपरेट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस। दीज आर, ये डेफिनेशन है इसकी, तो दीज आर द ऑर्गेनाइज बाय द इंडिविजुअल फॉर देयर प्राइवेट इंटरेस्ट। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट voluntary citizen centric, it is a central citizen based group which functions to serve a specific social or political purpose. ओके, तो एक तो हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं कि कैसे दूसरा हो सकता है, ये लगभग 1 से 2 लाइन में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम उसकी यूटिलिटी के बारे में लिख सकते हैं कि एनजीओ और जो सीएसओज हैं उनकी यूटिलिटीज क्या है पब्लिक सर्विस में। तो जो सिविल सोसाइटी है वो एक रेडी पूल बना सकती है, उनके पास वॉलंटियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, रिसोर्स इनके पास होता है। इस रिसोर्स का जो वॉलंटियर है उसको गवर्नमेंट यूज कर सकती है, उनको सैलरी नहीं देनी होगी, नहीं तो गवर्नमेंट को स्टाफ करना पड़ेगा, रिक्रूट करना पड़ेगा काम से। इनके पास ऑलरेडी स्टाफ होता है, आप इनका उपयोग करो और उसके लिए कुछ चार्जेस कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। इनके पास, गवर्नमेंट के पास में एक रिसोर्स चैलेंज होता है, ये लास्ट माइल डिलीवरी में भी हेल्प कर सकते हैं पब्लिक सर्विस के। जैसे कि जो कोविड लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे नंबर ऑफ एनजीओज, बहुत सारे वॉलंटरी ग्रुप्स, बहुत सारे फिलंथ्रोपिस्ट, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसे कि सोनू सूद का ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। यहाँ तक कि लोगों को फूड भी दिया उन्होंने कोविड के टाइम में, राशन दिया, वेजिटेबल दिया, क्योंकि इनकी लास्ट माइल डिलीवरी अच्छी होती है। ठीक है, तीसरी क्या है कि इनके पास स्किल को थोड़ा सा इनहेंस करके हम एक लाइवहुड सपोर्ट सिस्टम दे सकते हैं, जैसे नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है, या क्वालिटी कंट्रोल मार्केटिंग प्रोडक्ट जो एसएसजी का होता है, उसमें हम इसकी मदद कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो उसको मदद कर सकती है। जो सीएसओ है, जो मतलब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये थोड़े से बेटर प्लेस्ड होते हैं सर्विसेज में, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल असिस्टेंस, मार्जिनाइज सेक्शन के लिए, अंडर ट्रायल जो कैदी होते हैं उनके लिए, सेक्स वर्कर के लिए। सीएसओ, चूंकि सीएसओ में ज़्यादातर लोग अच्छी फैमिली से जुड़े होते हैं और विद मोटिव जुड़े होते हैं, तो वो अच्छे से वर्क कर सकते हैं, गवर्नमेंट रिसोर्स पूल का उपयोग कर सकती है। सीएसओ एनजीओ जो होते हैं वो कम्युनिकेशन में भी अच्छा, क्योंकि ये ग्राउंड से जुड़े हुए होते हैं, तो इनका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होता है, तो दे कैन कम्युनिकेट कम्युनिकेट with the people of the people and with the government, they can means एक सीएसओ एनजीओ है, एक ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है जो डिलीवरी दे रहा है, और अब कॉमन सिटीजन है। जो कॉमन सिटीजन है वो अभी क्या है कि ये डायरेक्ट इसके अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसके थ्रू अप्रोच करें क्योंकि इसके पास डर नहीं है।
पुलिस का डर नहीं है, कुछ डर नहीं है, तो इसके साथ अप्रोच कर पाएगा। तो एक अच्छा सा ये इंटरलिंकेज बन सकता है। ठीक है। और उसमें हेल्प भी किया है, जैसे पीएम गरीब कल्याण योजना में। और एक मजदूर किसान शक्ति संगठन था, जिसने फूड ग्रेन हर आदमी को बांट रहा था फ्री में। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एनजीओ, पीडीएस में भी एनजीओ का बहुत सारे पीडीएस हुए हमने। जो आत्मनिर्भर पैकेज था, उसमें आत्मनिर्भर पैकेज में क्या था कि गवर्नमेंट ने एफसीआई को कहा, एफसीआई ने स्टेट वालों को कहा, स्टेट वाले ने अपने ऑफिसर के थ्रू देना शुरू किया, ऑफिसर ने पीडीएस सिस्टम में किया। बहुत सारे लूप होल्स थे इसमें। इस बार इसको क्लब करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो एनजीओ थे, ये मजदूर किसान शक्ति संगठन जो था, ये एमके सिस्टम, इसने पीडीएस शॉप के मतलब सीधे यहाँ ऑफिसर से ही इसका लिंक था। और ये सीधे सीधे जो कॉमन सिटीजन था, सीसी कहें इसको हम, कॉमन सिटीजन को, जिसको हम बात करें, ये हम है, कॉमन सिटीजन को ये सीधे इनके पास पीडीएस के थ्रू भी जा सकता था। एमकेएस, एमकेएस का मतलब है कि मजदूर किसान शक्ति संगठन। तो इसने सीधे सीधे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। और ये एफसीआई से भी ले सकता था, ये स्टेट से भी ले सकता था, ऑफिसर इंचार्ज से भी ले सकता था। तो इनके पास एक अच्छा खासा लिंकेज हो गया, इन्होंने फ्री में यूज किया। इस तरीके से हम डेसिमेशन ऑफ ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन टू पीपल, जो काउंटर प्रोपेगेंडा कर सकते हैं या डिस इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। अभी आज ही न्यूज में आया था, वो उससे पहले भी न्यूज में आया था कि अ, एक पर्टिकुलर ट्राइब है जो नहीं वैक्सीनेशन नहीं करना चाह रही है। तो वहाँ पे एनजीओ का रोल अच्छे से हो सकता है, क्योंकि वहीं के लोग होते हैं और वो किसी पिस्ट को पकड़ सकते हैं, पिस्ट के कहने पे लोग लगा सकते हैं। तो बहुत सारी जो मिस इन्फॉर्मेशन हैं, जो काउंटरिंग प्रोपेगेंडाज हैं, डिस इन्फॉर्मेशन है या ट्रस्ट है जो लोगों के बीच में, उसको ये अच्छे से डिसिमिनेट कर पाएंगे। तो जो सीएसओ या एनजीओ का काफी अच्छा रोल होता है। उस तरह एक ऑक्सफैम का पार्टनरशिप है पूर्वांचल ग्रामीण विकास संस्थान के साथ में। एक जो साउथ में है, वो रोटी बनाता है सब, अच्छा 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 पात्रा, अक्षय पात्र ने भी हाल ही में बाइजू के साथ में उसने टाई अप किया है। बाइजू फ्री में लैपटॉप दे रहा है शायद उनको। ये तो इनके मतलब हम अल्टरनेटिव मॉडल के तौर पे कर सकते हैं कि इस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन तो हो गया। दूसरा जो सेक्शन है इसका, वो सेक्शन पूछ रहा है कि चैलेंजेस क्या क्या है। ठीक है। तो चैलेंजेस में क्या है कि एक तो इनका जो कल्चर है वो कैसा एडॉक कल्चर टाइप का है। तो अब तीसरा जो पार्ट है, जो 7.5 नंबर का है, तो इसमें हमें क्या देखना है कि एडॉकिज्म है इनमें। ठीक है। एनजीओ जो है वो दे आर डीलिंग विद द गवर्नमेंट अंडर माइंस लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ डेवलपमेंट मॉडल्स। गवर्नमेंट का जो एक बिग ब्रदर एटीट्यूड है। ठीक है। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स से सही मुंह से बात भी नहीं करते हैं, तो बिग ब्रदर एटीट्यूड of the government officials and their mindset of the constructing NGOs in place a contractors fulfilling staff requirement is not conducive। इसके अलावा इनका मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड्स भी होता है एनजीओस का। तो एक बड़ा इशू है अभी, चल ही रहा है। और एक पर्टिकुलर कोलकाता बेस्ड एनजीओ, जो फर्स्ट नोबल, क्या नाम था उनका, जिनको नोबल अभी जो इसका एफसीआरए में लाइसेंस कैंसिल हो गया है, क्या नाम है उस एनजीओ का, बताएं। मुझे नहीं मालूम, याद नहीं है। अरे, वैसे आपको तो मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, मैं रिकॉल करूँ होता हूँ यार। वो जो नर्स थी यार, वो क्या नाम है उस नर्स का यार। तीसरा जो है रिपीटेटिव, चौथा जो है वो मतलब मिस प्रोफेशन ऑफ फंड। जहाँ तक आईएएस अफसर बनने के बाद में दुनिया भर के एनजीओ बनाते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट इशू करते हैं और पैसे कमाते हैं, तो ब्लैक मनी भी बनाते हैं। तो उनके लिए जरूरी है कि एक बड़ा इस मिले हुए भी है चैलेंजेस का। ईडी जो है वो अभी हाल ही में उसने एक इसकी कुछ एनजीओ को जीरो किया है, जहाँ पे उनका सीपीआई से वो लोग मिले हुए थे और ब्लैक मार्केटिंग और टेरर फाइनेंसिंग, ये सारी चीजें कर रहे थे। तो ये बड़ा इनके साथ में इशू है। कुछ इशूज जो है वो फॉरेन फंड्स का उपयोग भी करते हैं, जैसे कोडापुरम न्यूक्लियर प्लांट में जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उसके
प्रोटेस्ट के लिए मनी जो आ रही थी वो उसके हवाला ट्रांजेक्शन के थ्रू आ रहा था, ताकि नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये कुंडाकुलम, जो कुंडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट था उसमें प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके लिए जो पैसे आ रहे थे प्रोटेस्टर्स को वो फॉरेन फंडिंग के माध्यम से। तो ये सारी चेंजेस हैं, मतलब गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट को खुद, और दे आर भी करते हैं पार्लियामेंटेरियन के साथ फेवर में, और अंडू इफेक्ट करते हैं जो पॉलिसी में पर्टिकुलर में सी पाने के लिए। तो इस तरीके से 5-6 चैलेंजेस हैं, मैंने इसको चैलेंजेस को लिखना है। फिर इसके बाद में हम इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, सॉरी समअप कर सकते हैं, समरी दे सकते हैं, मीन्स कंक्लूड कर सकते हैं कि CSO और NGOs they must be made an integral part of development process in the country, but there is no alternative to administrative challenges for delivery of public service. Administrative reforms must be carried out in the interest of the efficiency, effectiveness and the good governance. इस तरीके से हमारा ये लगभग 250 वक्त हो जाते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7 ये डिस्कस किया है, और हमें लगता है कि मैंने काफी टाइम ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 17 और 18 ये पॉलिटी से संबंधित था, मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया अपने अनुसार जो मुझे आता था। और ये आपको लोगों को डिसाइड करना है कि कल से इसको कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं, ठीक है। मुझे लगता है कि 5 क्वेश्चन डिस्कस करने में 1 घंटा लग गया, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, सो इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू कंटिन्यू दिस टॉपिक। जस्ट मैं एक आंसर लिख के शेयर कर दूंगा PDF, और आगे हम लोग कंटिन्यू करें, बिकॉज 1 घंटे 1.5 घंटे खर्च करना इट इज नॉट गुड फॉर यू पीपल। तो कल से डिस्कस करें, कल से एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अच्छे से, और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ अदर पार्ट होगा, नहीं तो ये बहुत टाइम देगा। वैसे फायदा तो इसका होता है, लॉन्ग टर्म में इसका फायदा होगा, अभी तो नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। तो ये रहा उसका सेशन, कैसा रहा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू टू बी हियर, और जो लोग नहीं आए हैं उनको टाटा बाय बाय। और ग्रुप में ऐसे भी लोगों को, अनएक्टिव लोगों को हटा दीजिए जो सही से नहीं वर्क करना, जो नहीं करना आना चाहते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। आज मैं खुद लेट हूँ, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। 2 लोगों को मैंने कॉल भी किया, वो लोग आए नहीं, तो दैट्स ऑल। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट।